जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोग का फिर से एक और बहुत बहुत स्वागत है। एमबीए का जो सीरीज़ है उसमें मैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था किस प्रकार से मैनेजमेंट को लागू किया जाता है, किस प्रकार से मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा, अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनके मतभेद थे। और अब देखेंगे कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, नेचर देखा पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में लास्ट में यूनिट सेकंड इसको ख़त्म करूँगा और चैप्टर फर्स्ट हम इस सीरीज़ में ख़त्म करेंगे। अगले चैप्टर को भी बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट तो बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सभी जगह जो इसके फीचर्स है सेम होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखें। मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, स्केल, स्कोर, है ना। ये सब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब चीज़ में कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। इट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स इट्स एक्टिविटी सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट कुड बी अचीव्ड, है ना। हम देख रहे इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा मीडिया है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या आगे बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा कह सकते हैं प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अपने गोल पर अचीव किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ इसके रीज़न है इसके क्या होने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस के लिए। तो उस रीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीज़न इसमें है। तो सबसे पहला क्या है कि अफेक्टिव मैनेजमेंट लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली बात कि अगर कोई मैनेजर है वो अपना मैनेजमेंट का पूरा स्किल अगर यूज़ करता है, कि उसके पास बहुत नॉलेज है, तब जाकर वो जो रिसोर्सेज को है वो क्या करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, है ना। थोड़े से रिसोर्सेज से वो अच्छा यूटिलाइजेशन करेगा एक अफेक्टिव मैनेजर अगर रहा आपके पास। तो कौन कौन से रिसोर्सेज है, जैसे मैन, जो आपको मैन पावर दिया गया है, कितने भी आपके अंदर में काम करने वाले, मटेरियल जो दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन, मनी का यूटिलाइजेशन जो फंड आपको दिया गया, और मशीन्स का यूटिलाइजेशन, ये सारे के अफेक्टिव यूटिलाइज्ड ओनली थ्रू गुड मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजिंग नहीं पता है, यू आर नॉट ए गुड मैनेजर, देन आप क्या करोगे कि इस सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे और जो भी अचीवमेंट होगा बेस्ट नहीं हो पाएगा। और ख़ासकर ये बेस्ट नहीं होने का रीज़न क्या हो जाएगा कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर अच्छे मैनेजमेंट से आप काम करें तो कम मैन पावर में भी आप अच्छे तरीके से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। मटेरियल अगर कम मिला तो आप उसमें भी उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैनेजमेंट का हमने पहले एग्जांपल देखा था, उसका डेफिनेशन क्या देखा था कि गुड मैनेजमेंट ऑलवेज कंसीडर दैट कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है दैट कैन बी मिनिमम यूटिलाइज एंड यू विल गिव मोर एंड मोर एफिशिएंट आउटपुट फॉर दैट कंपनी एंड वट एवर, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन थ्रू एंड ग्रुप्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है किसके थ्रू, ग्रुप। हमने पहले देखा मैनेजमेंट सिंगल नहीं, ये हमेशा ग्रुप में काम करता है। मैनेजर प्रोवाइड द लीडरशिप एंड डायरेक्ट द मेंबर्स ऑफ द टीम टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप। ये कहता है कि मैनेजर जो होता है उसी ग्रुप का, उसी टीम का लीडर होता है, तो उसको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर गोल को अचीव किया जा सकता है। Thus, management facilitates the achievement of the individual, team, and organization goals by the leading them toward the achievement of the desired objectives. जो भी उद्देश्य है, वो ऑब्जेक्टिव्स है जो कंपनी या फैक्ट्री या जो भी प्रोवाइड करता है आपको मैनेजिंग करने के लिए, उसमें क्या है कि आपका क्या क्या अचीवमेंट क्या होता है। टीम के लीडर नाते आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि इंडिविजुअल के बारे में भी सोचना, टीम के बारे में सोचना, साथ में जिसके अंदर काम करे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। इसी को कहते हैं हम बेस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। निश्चित है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा रहा तो कंपनी भी अच्छे स्मूथ फंक्शन के अनुसार से चलेगा। थ्रू अ ग्रुप एलोकेशन ऑफ द टास्क, जो भी टास्क किसी ग्रुप को दिया जाता है उस टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही मैनेजमेंट है। द मेंबर्स एंड द मॉनिटरिंग एंड द implementation effectively, this help the organization to have the content inter relationship, employee relation and the sound individual relation in the organization। निश्चित है कि आप देखिएगा कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो इंटरनल इंटरपर्सनल जो रिलेशन होता है इधर किसी भी स्टाफ का आपका हो गया खुद के, इसको भी अच्छा बनाना होगा। बिकॉज एक मैनेजर कह सकते हैं एक लीडर के रूप में काम करता है, तो उस तरह लीडर की क्वालिटी भी होनी चाहिए। सबको एक साथ चलना पड़ेगा, है ना। सबका साथ, सबका विश्वास, इसको लेकर आपको चलना पड़ेगा और तभी तो होगा, सबका विकास भी होगा। ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमने बोला कि बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं
इंटरनल चैलेंज भी होते हैं, एक्सटर्नल चैलेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वायरमेंट एंड द प्लान्ड एक्टिविटीज़ माइट गेट डिसप्लेस्ड इन द इवेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड सडननेस ऑफ द चेंज। अगर मान लीजिए कोई भी आपको जो हमें चैलेंजेस आते हैं इंटरनल एक्शन, उसके कारण हमारा जो आउटपुट है उस पर अफेक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट मॉनिटर सच चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, वो इस इन्वायरमेंट को देखता है कि क्यों इस चेंजिंग आ रहा है। तो इस किसका काम है, तो मैनेजर का काम है। मैनेजमेंट इसी चीज़ को मॉनिटर करता है कि किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। टेक्स कैन द प्लान एक्टिविटी, उस प्रकार से वो अपना एक्टिविटी को प्लान करता है। और बिंग द एम्प्लॉय to the adapt to the changing the situation, the recent adaptations to the changes all the working the due to the in पैंडेमिक। सबसे बड़ी अभी हम देखे थे कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कब, कंपनी फैक्ट्री में पैंडेमिक का समय, कोरोना हमने देखा। कोविड-19 में क्या हुआ कि सारे फैक्ट्री सब कुछ बंद हो चुके थे, कंपनीज भी डाउन हो रही थी सब। उस समय क्या हुआ कि पैंडेमिक के टाइम में बोला गया मैनेजमेंट आपको करना है। अब वहाँ चैलेंज आ गया कि ऑनलाइन मैनेजमेंट करना है। ऑफलाइन मैनेजमेंट तो आप इंडिविजुअल से मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम है। जो लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कि कैसे उनको टैकल करना है, ये सारा मैनेजमेंट, ये डिफरेंट टाइप मैनेजमेंट क्रिएट हुआ था उस टाइम। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एन इम्प्लीमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। निश्चित है कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए ये बहुत बड़ा योगदान देता है किसी भी कंपनी को बेटर बनाने के लिए, किसी को इम्प्रूव कराने के लिए, क्योंकि निश्चित है कि स्टैंडर्ड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का सबका अलग अलग होता है। अगर आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे तो आपका स्टैंडर्ड हमेशा पुअर रहेगा। सक्सेसफुल मैनेजर इनोवेट प्रैक्टिसेस विच लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। निश्चित है कि जो अच्छे मैनेजर होते हैं वो हमेशा इनोवेट करते रहते हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय को, हम कैसे इंडिविजुअल्स को हम सक्सेस कराएं, उनको मोटिवेट कराएं। ये हमारा काम है। सिर्फ काम लेना नहीं होता मैनेजर का ये भी काम होता है कि कैसे दूसरे को मोटिवेट करें, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करें कि वो अच्छे से अच्छे आउटपुट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, every year the list of the most admired companies globally and most admired CEOs serve as an examples for the improvement in the standard of the both the industry leaders and the organization। किसी भी इंडस्ट्री लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशन में CEO को होता है, वो लोग का क्या क्या मोटिवेट करवाया जाता है। जितने भी जो हेड होते हैं अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे जैसे मॉल वगैरह में भी करते हैं, जो काम करते हैं लोग, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या होता है, बेस्ट अवार्ड दिया जाता है। ये बेस्ट अवार्ड एक्चुअली अवार्ड देना नहीं होता है, उनको मोटिवेट करना है। अगर 50 एम्प्लॉय में से एक को मोटिवेट कर कर हमने बोला कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इसका मतलब बाकी जितने भी 49 है दे विल बी एक्टिवेटेड बाय दिस। यार वो कर सकता है, आई कैन ऑल्सो डू। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर कि क्या सोचता रहे, क्या नया इनोवेशन किया जाए, इनोवेट किया जाए। दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर मैनेजर। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो फंक्शन, निश्चित है कि मैनेजमेंट का कुछ अपना फंक्शन भी होगा जिस पर वो काम करता है ना। तो ऑल मैनेजर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का या लो लेवल, कोई भी मैनेजर हो, ये कैटेगराइज किया गया कि किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उस पर ये कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो इधर लोअर लेवल का होगा, मिडिल लेवल का होगा मैनेजमेंट, या हायर लेवल का होगा। द टॉप मैनेजर स्पेंड मोर टाइम ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज। जो बड़े बड़े जो मैनेजर होते हैं, जो काफ़ी बड़ी कंपनी में होते, क्या कहता है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है और ऑर्गेनाइजिंग। वेयर एज द मिडिल लेवल मैनेजर स्पेंड मोर टाइम ऑन द लीडिंग ऑफ द ग्रुप, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द सिमिलरली। ठीक है, जो सेकेंड टाइप के जो होते हैं, मिडिल क्लास के जो मैनेजर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि किस प्रकार हम ज़्यादा टाइम किस पर लीडिंग पे बिछाते हैं, कि हम लीड करेंगे, हम दूसरे से कम्पीट करेंगे, है ना। वो डायरेक्ट क्या करता है, काम करता है, कंट्रोल करता है जो। लेकिन जो टॉप लेवल को प्लानिंग के अनुसार से सारा काम करता है। मिडिल क्लास में ऐसा नहीं कुछ होता है। लेकिन बात किया जाए जो सबसे लोअर लेवल के होते हैं, स्पेंड मोर टाइम ऑन द ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ एज एग्जीक्यूट द टास्क। वो बस सिर्फ काम पर फोकस करते हैं कि किस प्रकार से हम काम करें, जो लोअर वाले होते हैं ना। पहला जो हमने देखा, टॉप मैनेजर क्या काम करता है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरीके से, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड बड़े बड़े कंपनी में ही तो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा अच्छा, तो लोग प्लानिंग करके काम करते हैं। जो मिडिल क्लास में उतना प्लानिंग नहीं करते, वो डायरेक्ट काम करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप कंट्रोलिंग, ग्रुप डायरेक्टिंग, जो भी काम मिला ग्रुप में बांट देते हैं, कंट्रोल कर मिडिल क्लास में। और लोअर लेवल का जो होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और काम करवाते हैं ना। तो ये सब अंतर हो जाता है। टॉप क्लास में आपको इसीलिए सारी फैसिलिटी मिलती है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द प्राइमरी सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का क्या, जनरली ग्रुप अंडर 5 हेड्स, 5 हेड के अंदर काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, क्या क्या होते हैं, जनरली ग्रुप 5 हेड उसमें होता है। सबसे पहला प्लानिंग, हमने देखा था जो टॉप लेवल में प्लानिंग किया था। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड लेवल में ऑर्गेनाइजिंग भी किया था, लेकिन साथ में ये 2 लेवल जो हो गया टॉप क्लास का, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हमने पहले यहाँ देख चुका है ना। उसके अलावा स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग मतलब किस प्रकार स्टाफिंग कैटेगराइज किया जाए, हम आगे देखेंगे, एक एक करके उसको डिस्क्राइब करेंगे। डायरेक्टिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। हमने सेकंड में देखा था डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग था। तो 4 तो आपको पहले ही बता दिया कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग किस में है, तो टॉप लेवल वाले में। स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसके अंदर आता है, तो मिडिल क्लास में आता है ना, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर में के अंदर में आता है। तो हम अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि एक यहाँ पर फोटो बनाया हुआ है, चार्ट है जिसमें दिखा गया है एक, क्योंकि ये जो राउंड किया हुआ इसका मतलब कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 हेड कोड देखा ना, 5 हेड कोड, उसमें सबसे पहला प्लानिंग आया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग आया, फिर स्टाफिंग हुआ, फिर डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग। ये आप याद कर दीजिएगा, ठीक है। POSCD याद रखें, POSCD याद करने के लिए POS, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, और CD जो हम यूज़ करते हैं, CD क्या हो गया, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, POSCD, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। अगर एग्जामिनेशन में है तो फोटो बना कर दीजिएगा, मैक्सिमम आपको नंबर मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया था 5 कोडेड में जो बांटा था, ये कुंज साहब और डी ओनियल साहब ने किया था, ठीक है। डोनेल साहब ने किया था और कुंज साहब ने, हैरोल्ड कुंज उनका नाम था। डिफरेंट थिंकर्स एक्सप्लेन द फंक्शन इन द करेंट वेज। लूथर गुलिक डिस्कस द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू द एक्रोनिम्स ऑफ द POS डी कॉर्ड। आप उससे अच्छा मैंने अपना बता दिया ना, डी कॉर्ड का ज़रूरत नहीं है, आपने क्या डायरेक्ट पढ़िएगा। उसके अलावा कुछ और इसमें इंक्लूड करेंगे। विच रिलेट्स टू, सब है POS का है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये 3 इसी से लिया गया। लेकिन गुलिक बाबा ने कुछ और बोला था ना, गुल्ली बाबा नहीं है, ये गुलिक हैं, लूथर गुलिक, नॉट गुल्ली बाबा, ओके। गुल्ली बाबा और जो इग्नू का है ना एक नोट्स देता है, वो गुल्ली बाबा कहलाता है। लूथर गुलिक क्या करते हैं, इसी फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो रून कुंज साहब ने बोला था, उसको डिस्क्राइब करके उसमें कुछ और जोड़ते हैं। इन्होंने सिर्फ जोड़ा था POSCD, लेकिन इसके आगे इन्होंने क्या किया, POS, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यहाँ तक सही रखा, ठीक। उसके अलावा डायरेक्टरी भी सही है। डायरेक्टरी जो यहाँ पर देखें, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के जगह उन्होंने क्या 3 चीज़ रखा। डायरेक्टिंग तक वहीं तक रहा, कुंज साहब का दिया हुआ, लेकिन लूथर गुलिक बाबा ने उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग लगाया, रिपोर्टिंग लगाया, बजटिंग लगाया, ठीक है। ये तीनों जो है कंट्रोलिंग के अंदर में आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कॉर्ब लगा दिया, CORB, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। प्लानिंग हम लोग POSCD, तो POS प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। लेकिन गुलिक बाबा ने आया, उन्होंने क्या लगाया कि CORB और जोड़ दिया, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गुलिक बाबा के अनुसार से, मैनेजर जनरली परफॉर्म द फंक्शन इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। मैनेजर जो काम करता है वो अपना जो फंक्शन का कार्य करता है वो किस तरह से करता है, एक कोर्स होता है, उसके अनुसार से वो काम करता है। हेनरी फॉल जो है लिस्टेड द एक्रोनिम ऑफ द POCC एज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमने पीछे देखा, POS कॉर्ब के अनुसार से देखा, POS CD के अनुसार से देखा। POS जो CD था उन्होंने जो लिखा उसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। अब POS गुलिक बाबा ने देखा था, POS कॉर्ब लिखा था। यहाँ पर हेनरी फॉल आए, उन्होंने POCCC देखा, PO प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, ठीक है। ये 3 रहता ना। वहाँ पर स्टाफिंग यहाँ हटा दिया, स्टाफिंग में ही आ गया कोऑर्डिनेट कराना स्टाफ से, कंट्रोल कराना उसको, कमांडिंग करना, ठीक है। तो CCC याद रखिएगा, POCCC कितने फाइल साहब ने लिखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग, ये 3 मिलाकर स्टाफिंग और जो आगे का था उन्होंने डिस्क्राइब। इन जनरली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कैटेगराइज इनटू 5 फंक्शन, है ना। किसके जनरली क्या गया, जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फंक्शन में कैटेगराइज किया गया मैनेजमेंट को, तो 5 में किया गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो पहला हमने देखा था, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच टाइप द कैटेगराइज ऑफ द मैनेजमेंट द प्राइमरी फंक्शन, देन यू विल हैव टू डू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 आपको रट जाना है, यही इसी को यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट थिंकर्स द कंट्रोलिंग द एक्शन इंक्लूड द कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। जो लास्ट में जो कंट्रोलिंग हमने देखा था, बोला था कंट्रोल, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना है, स्टाफिंग भी इसी के अंदर आता है, रिपोर्ट करना, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करना, और बजटिंग आता है। ये 3, ठीक है। कॉर्ब हमने पढ़ा ना, कॉर्ब अकॉर्डिंग टू मैनेजर थिंकर्स क्या था, कॉर्ब को यूज़ करते हैं। कॉर्ब मतलब CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, अब B फॉर क्या हो जाएगा हमारा, बजटिंग हो जाएगा। हमने पहले भी इसको देखा है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको। प्लानिंग, सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग है। प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग का ही मतलब क्या था, प्लानिंग कभी अभी का नहीं होता, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का होता है। मतलब प्लानिंग इन द प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर एक्शन, इट रिलेट्स विद द एक्टिविटी विच ब्रिजेज द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। प्लानिंग होता ही है प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाला, नॉट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान, इसको आप कह सकते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान, वैसा एक्शन जो फ्यूचर में करने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। द फंक्शन इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, strategies, policy formulation and the consequent laying down of the procedure and program for the achievement of the objective। निश्चित है कि कोई भी फंक्शन इस प्रकार का उसे कहेंगे हम प्लानिंग, जिसमें क्या होता है कोई ऑब्जेक्टिव्स हो। निश्चित है क्या फ्यूचर सोच रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव तो कुछ होना चाहिए ना, कि हमें क्या करना है, सम स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस प्लानिंग में, कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी से हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कुछ पॉलिसी बनाना पड़ता है, उसके साथ साथ कुछ लेइंग डाउन प्रोसीजर होना चाहिए कि इस प्रोसीजर के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे, एंड प्रोग्राम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लास्टली हमें कहाँ पहुँचना है, हमारे गोल पर पहुँचना, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग। ये क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, सब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, गोल की ओर जा रहा है या नहीं चलेगा। ये प्लानिंग के अंतर्गत ही सोच लिया जाता है। प्लानिंग इनकॉर्पोरेट्स विद द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। प्लानिंग कुछ कभी कभी क्या होता है उसके अंदर में क्या होता है, एक्सटर्नल भी प्लानिंग किया जाता है, इंटरनल भी प्लानिंग किया जाता है। सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड किया जाता है इन एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू बोरो फाइनेंस। निश्चित है कि जो फाइनेंस अगर हम उधार लेंगे बाहर से लेंगे, इसलिए इसको एक्सटर्नल नाम दिया गया, एक्सटर्नल फैक्टर। रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर बोला। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक तो बाहर से मिलेगा। एडवांसेड ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सारे कुछ परचेस किए जाते हैं बाहर से, इसीलिए सारे क्या इसके अंतर्गत आएंगे, तो प्लानिंग इनकॉर्पोरेट्स में एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएंगे। ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी किस प्रकार से, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक ग्लोबल पॉलिसी, एक इंटरनल पॉलिसी होगा जो इंटरनल फैक्टर के अंदर में आता है। वाइल द इंटरनल फैक्टर इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, है ना, कहा था अभी हमने। एक हम क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी को, एक फॉलो करते हैं खुद की पॉलिसी को जो ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल की, हमारे पास कैपिटल कितना है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये सारे इंटरनल में। तो हम अगर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का जो प्लानिंग इनकॉर्पोरेट करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आप आगे पढ़िएगा कि ये उसके क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन भी आते हैं, किस प्रकार से हम उसमें कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं मैनेजर को मैनेज करने। तो ये दो एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत मायने रखता है। तो फिर से एक बार देखेंगे कि जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है कौन कौन है, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू बोरो फाइनेंस, बाहर से फाइनेंस लेना, रॉ मटेरियल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस प्रकार का, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी है ना। सेम एक्सटर्नल का, इंटरनल में भी जस्ट लाइक अपोजिट, जैसे हमने देखा कि ये क्या पॉलिसी है, ग्लोबल एंड नेशनलाइजेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ये बाहर से कैपिटल लेना को या कह सकते हैं उधार लेना होता है ना, बोरो लेना, यहाँ खुद के कैपिटल हो गया, इंटरनल हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, ये इंटरनल में आएगा। प्लानिंग दस इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस, हमें आपको करना ही पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी एंड डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का भविष्यवाणी है बताने वाला होता है प्लानिंग। डिपार्टमेंट रिलेट टू ईच अदर टू वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। निश्चित है कि कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट को, उसको अचीव करने के लिए, उसी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम निश्चित है कि सक्सेस तो हो नहीं पाएंगे। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज इन द डेलीगेशंस, फिक्सिंग ऑथोरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द वर्क, दस इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क, assigning
द टास्क डिफाइनिंग द रेटिंग एंड द फाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ कंडक्ट। स्मूथ कंडक्शन के लिए हमें ये ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग किस प्रकार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ जाता है जो हमने। अब देखेंगे स्टाफिंग के बारे में। इट रिलेट्स टू द फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब होता है कि अपने अंदर स्टाफ को रखना। निश्चित है मैनेजमेंट तो उसी के अंदर आता है कि किस प्रकार के, अगर आपके स्टाफ एक्टिव होंगे तो यू विल बी गिवन लॉट ऑफ आउटपुट्स। लेकिन अगर राइट पीपल को नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान होगा। इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप बहुत होता है ना कि पावरफुल स्टाफ को रख लिए तो आपको नुकसान होगा, वो पैसा भी ज़्यादा लेगा और काम भी थोड़ा कम करेगा, ये बोला जाता है। इट स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ द जॉब। ये डिज़ाइन करेगा जॉब का, किस प्रकार का जॉब है उसको डिजाइनिंग स्टाफिंग के थ्रू करेगा। आइडेंटिफाइंग द जॉब एंड जॉब एनालिसिस की किस प्रकार का जॉब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 पेविंग द वे, पेविंग द वे किस प्रकार हम आगे देखेंगे। फॉर द रिक्रूटिंग, किस प्रकार का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सेलेक्टिंग होना चाहिए। प्लेसिंग द पीपल इनिशियली एंड प्रमोटिंग देयर एट द लेटर स्टेज। स्टार्टिंग में जब भी हम किसी को अपने अंदर भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट देते हैं, तो सारा पॉलिसी एक अलग प्रकार से जो मैनेजमेंट काम करता है, और उसको प्रमोशन देना, ये सारे काम मैनेजमेंट का ही होता है, लेटर स्टेज में करते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा, स्टाफिंग के अंदर आएगा कि स्टाफ को किस प्रकार से हमें सुविधा देना। इट ऑल्सो इंक्लूड द फंक्शन ऑफ डेवलपिंग द पीपल थ्रू ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी। अब मान लीजिए जो अपने भी पुराने लोग हैं वो अपने पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसको अगर नए टेक्नोलॉजी के रूप में आना, उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाना जरूरी है। एंड अफेक्टिव फंक्शन ऑफ देयर असाइन वर्क, जो काम किया जाए उसको अफेक्टिव कैसे होगा जब तक उसे हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है ना। Thus, it involves the activity of the hiring and retaining the people with the skills, competencies, and knowledge and right attitude, which make the function very critical in the organization source। निश्चित है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहली बात सबका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर राइट एटीट्यूड नहीं रहेगा तो हमारी कंपनी आगे चल नहीं पाएगी, है ना। साथ ही साथ जो भी हम हायरिंग करेंगे या जितने भी लोगों को हम रिटेन करेंगे, उसका स्किल अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर हमारी कंपनी क्या करेगी, बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। अब देखेंगे हम डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या देखेंगे, किस प्रकार से अब ये डायरेक्ट करेगा। लेट अस सी। प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, कम्युनिकेशन चैनल, मोटिवेशन। निश्चित है कि अगर आपका अच्छा लीडरशिप है तो आपके कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत अच्छे होंगे, जूनियर हो सीनियर हो सबके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। मोटिवेशन एंड सुपरवाइजन, निश्चित आप एक मैनेजर हैं, आपको मैनेजमेंट देखना है तो आपको मोटिवेशन अपने जूनियर्स को करना होगा, सुपरविजन करना होगा, सो दैट एम्प्लॉयज़ आर एबल टू फंक्शन एफिशिएंटली टू अटेंड द डिज़ायर गोल पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी नीचे काम के लोग रहेंगे, हमारे वर्कर्स रहेंगे, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी। इट कंसिस्ट द प्रोसेस एंड टेक्निक्स विच इशू द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग द ऑपरेशन ऑफ स्मूथ फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है प्रोसेस और टेक्निक का, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आप करवा सकते हैं उनसे, और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे फंक्शन स्मूथ फंक्शन में बहुत काम आएगा। द मैनेजर कम्युनिकेट एंड ट्रांसमिट द मैसेज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क। जो भी मैनेजर को काम मिलेगा वो अपने जितने भी नीचे सुपर कह सकते हैं कि वर्कर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, सब कुछ ट्रांसमिट करना, जो मैसेज ऊपर से आया बताना। क्योंकि निश्चित है कि अगर नीचे वाले को पता होगा कि उन्हें क्या करना है, किस प्रकार करना है, तो काम अच्छे से करेंगे। तो सबका काम किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है सब मैनेजमेंट करना। लीडर्स मोटिवेट द इंडिविजुअल, लीडर यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, तो हमें मैनेजर को कर रहा है, जो मैनेजमेंट देखता है। इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा एंड इन्फ्लुएंस देम टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके लिए मोटिवेट करा है कि हमें इस अचीवमेंट आपको भी देखना है, इंडिविजुअल को भी देखना है, साथ ही साथ जितने ग्रुप काम करें, क्योंकि निश्चित है मैनेजमेंट इज द वर्क इन द ग्रुप। सो उसके अलावा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम पैसा ले उसके बारे में तो सोचना है ना, तो ऑब्जेक्टिव उसको भी हमें अचीव करना है। ये मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट का काम होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग इट कंसिस्ट ऑफ द दोज एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन इन द इन्फ्लुएंस दैट देयर इज ए नो deviation in the plan. It includes the setting of standards, performance target and measures along with the corrective action that is taken at the different stage of the control process। अब सब कुछ जो हमने किया उस चीज़ को कंट्रोल भी तो करना ज़रूरी है ना। तो इस जो कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी लोग अफेक्टेड है उस गोल को अचीव करने के लिए सब का क्या करेंगे कि बारी बारी से उसका स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। स्टैंडर्ड्स बनाना मतलब क्या होता है कि जिस लेवल का जो काम है उससे अच्छे तरीके से करना है, और उस सबको अपना अपना टारगेट दे देना कि आपको ये टारगेट है।
बड़ी कंपनियों में ही होता है, टारगेट दे दिया तो टारगेट अचीव करने के लिए इंडिविजुअल अब उसका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर अलॉन्ग विद द करेक्टिव एक्शंस। अगर किसी भी आपके जूनियर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये स्पेशली मैनेजर के जितने भी नीचे जो काम कर रहे हैं, निश्चित है आप उसका तो परफॉर्मेंस देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू विल हैव टू करेक्ट, यू विल हैव टू हेल्प हिम। क्यों? क्योंकि इसके कारण अदरवाइज़ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आप नहीं उसको अगर हेल्प कीजिएगा तो वो कंट्रोल प्रोसेस में नहीं होगा और आपका जो अचीव होगा गोल का वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अलग अलग स्टेज पे कंट्रोल प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोलिंग हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका आउटपुट यहीं आना है और आपको इसी से क्या करना है, गोल को अचीव करना है। दिस फंक्शन एम्स एट द चेकिंग वेदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर मेट एंड एक्शन दैट कुड बी टेकन इन द फ्यूचर एज द वर्क। इस जो हमारा कंट्रोलिंग है उसका काम ही यही है क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है कि हमें ये पूरा करना है, वो क्या हो पा रहा है, नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सोचना मैनेजमेंट का काम है। द ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके ऑडिट करवाना मैनेजमेंट का काम है। पेरोल, जो भी एम्प्लॉय है उसके सही समय पर वेतन देना, पेमेंट देना, ये उनका काम है मैनेजमेंट का। द आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, इसे जितने भी खर्च हो रहे हैं इस सारे का मैनेजमेंट कौन देखेगा, तो मैनेजर देखेगा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द चेकिंग द डेविएशन, अगर कुछ डेविएशन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैनेजमेंट उसको क्या करे, मैनेजर क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं से उसको रिजॉल्व करेगा। दिस फंक्शन प्रोवाइड द लीड्स टू द प्लानिंग फंक्शन बाय द मॉनिटरिंग एंड चेकिंग द डेविएशन, किस प्रकार का डेविएशन आ रहा है उसको मॉनिटर करेगा और उसको चेक करेगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म दीज 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको ये पूरा करेगा। देखेंगे क्या, आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड येट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ईच अदर। हम 5 फंक्शन को देखेंगे और हमने पहले भी देख लिया था कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। POSCD का हमने देखा था ना, तो प्लानिंग जो है, ऑर्गेनाइजिंग जो है, C फॉर कंट्रोलिंग है, इस प्रकार के जो वर्ड्स यू विल हैव टू बी लर्न वेरी केयरफुली। एटलीस्ट कम से कम नाम रहेगा तो आप बहुत आसानी तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी तो हमने बता दिया कि है क्या, लेकिन ये 5 नाम याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला हेडिंग है चैलेंज। मैनेजमेंट इतना इजी है नहीं, इसमें बहुत सारे चैलेंज हैं। सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट याद रखिए, ग्लोबलाइजेशन। अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स हैव एम्ब्रेस्ड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। LPG, यहाँ देखिए LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, यहाँ पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और साथ में प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, P इधर रख लीजिएगा, G इधर रख लीजिएगा, LPG। ठीक है, सबसे बड़ा क्या इकोनॉमिक्स का एम्ब्रेस्ड आजकल के ज़माने लिबरलाइजेशन हो गया कि सबको आज़ादी है कि कोई भी जॉब कुछ भी खोल सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन, हम अपने कोई भी कंपनी उसको विदेश में हम बिजनेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन होना, गवर्नमेंट धीरे धीरे ये सब चीज़ में जो क्या है अपना बैक कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के इकोनॉमिक्स जो है आजकल लोग अपना रहे हैं, which presupposes that the economics be a signatory and follow the guidance in the term of a trade laid down by the global agency like World Trade Organization, International Labour Organization, and so similar agency with economy the found at the regional level like European Union, South Asian Association for the regional corporation। हम देख रहे हैं कि आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे किससे कंट्रोल किए जा रहे हैं, WTO से किए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ILO से किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके कारण ये सब चैलेंजेज है क्योंकि हमें अपडेट होते रहना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या होगा, अपडेट होता रहना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि जो ग्लोबलाइजेशन है बहुत बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट का। इस ग्लोबलाइजेशन को समझने और पढ़ने के लिए निश्चित है आपको नॉलेज, स्किल्स बहुत चाहिए, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने स्किलफुल मैन पावर को ही मैनेजमेंट में लगाते हैं। तो चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन हमने देखा। सिंस बिजनेस कुड बी कंडक्टेड इंटरनेशनली, मैनेजमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। अब विदेश में फॉरेन से अगर हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस चला रहे हैं तो निश्चित है कि कम्युनिकेशन चैलेंज आएगा। अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। पीपल रिलेटेड चैलेंज एंड बिजनेस रिलेटेड चैलेंज अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहला क्या है कि पीपल रिलेटेड चैलेंज, अलग अलग लोग मिलेंगे, हो सकता है कुछ उद्दंड होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो अलग अलग ये भी चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए। बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे चैलेंज हैं, कहीं दूसरे कंट्री में गया, किस प्रकार का टैक्स लगाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है ना। ये सारे चैलेंजेस किस में आते हैं, तो पहला चैलेंज आएगा किस में, चैलेंज ऑफ द मैनेजमेंट। दस द इंटरनेट हैज़ बिकम ए force for connecting people regardless of the time and the locations, making the easy as a manager to monitor and manage, but the challenge remain in terms of the connectivity security। उसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी आ जा गई। अगर हम मान लीजिए यहाँ से कोई भी सामान ऑर्गेनाइजेशन बाहर भेजता है, फॉरेन में अगर इसको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो उसको क्या वहाँ से कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। पहले तो बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आजकल का इंटरनेट आ गया है ना,
तो इंटरनेट इज a very easiest way to be communicate which were going to be outside from the India. It means internationally if you want to go for your business and whatever the organization, it will help you internet. But there is also the lot of problem in the internet. First of all, just we are watching here क्या कि सब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम्स, विदेश में गए हो सकता है यहाँ से कनेक्टिविटी ना हो पाए तो यू विल हैव गेट लॉस. दिस इज कॉल्ड सम ड्रॉबैक आई कैन से. सिक्योरिटी का प्रॉब्लम निश्चित है कि अगर हम फॉरेन में अगर हम कहीं पे कोई भी कॉलिंग करते हैं या डेटा भेजते हैं तो सिक्योरिटी हैकिंग हो सकता है. स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है. साथ अदर बहुत सारे फैक्टर इंटरनेट से रिलेटेड हो सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ द टैलेंट फ्रॉम. हाँ, ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी टैलेंट है, विदेश का टैलेंट या हमारा टैलेंट विदेश जाता है, विदेश का टैलेंट यहाँ जाता है, पूरे वर्ल्ड में सेम टाइप का आपको क्या मिलेगा कि आपको टैलेंट मिलता है. अगर पहले नहीं था ग्लोबलाइजेशन तो क्या होता है कि अपने ही जगह के लोग, अदरवाइज़ पता ही नहीं चल पाता कि टैलेंट कहाँ का है. आजकल ऑनलाइन हम लोग जॉब का डिस्क्रिप्शन भरते हैं, जॉब मिलता है हमें, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. द कंपनी बेनिफिट्स बाय नॉट ओनली हैविंग द रिक्वायर्ड टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बट ऑल्सो द पीपल बैक एंड सपोर्ट. इसके अलावा बैक एंड सपोर्ट भी मिलता है. अगर फॉरेन में बंदे फॉरेन के बंदे को हम यूज़ करते हैं, हमारे बंदे वहाँ जाते हैं, तो कुछ फ़ायदे भी है ग्लोबलाइजेशन के, बहुत फ़ायदे हैं. डिमेरिट वेरी बहुत कम है, बहुत कम है. आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी. ये भी क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का. द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट ऑन द टेक्नोलॉजी. निश्चित है ग्लोबलाइजेशन हमने देखा इंटरनेट वगैरह जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द स्पीड विद विच द टेक्नोलॉजी चेंजेस टेक प्लेस अफेक्ट द कम्युनिकेशंस पैटर्न एंड इन्फॉर्मेशन कंटेंट. निश्चित है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते जा रहे हैं और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होता रहा है, जिसके कारण कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेक्स्ट जो होता है हम अगर विदेश भेजते हैं सिक्योरिटी के कारण हैकिंग होने का प्रॉब्लम होता है. तो ये सब प्रॉब्लम आते रहती है मैनेजमेंट में. टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वाइड रेंज ऑफ द इन्फॉर्मेशन. फ़ायदा क्या है कि बहुत बड़े रेंज में इन्फॉर्मेशन को हम भेजने में हमें प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है. निश्चित है कि पुराने ज़माने में सोचिए कोई भी सामान को यहाँ से चाइना भेजना है, चाइना से मंगाना, कितना प्रॉब्लम होता होगा. हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है. कॉन्टैक्ट फेल तो सब कुछ फेल. आजकल इंटरनेट है, ऑल थिंग हैज़ बीन अपडेटेड ऑनलाइन. दस मेकिंग द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजर. ठीक है, किस प्रकार का डिसीजन ले रहे सारा किसका है, तो मैनेजर का काम होता है. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में. टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प इन बैंकिंग फॉर्म. हमने देखा बैंकिंग का एग्जांपल दिया गया. एनीवेयर फॉर एनी बैंकिंग सर, अगर हम यहाँ से कोई भी पैसा निकालना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. एंड प्रोडक्ट्स बी इट फॉर द अकाउंट समरी भी निकाल सकते हैं कि पैसा कितना आया कितना नहीं आया. एंड इन्वेस्टमेंट समरी भी निकाल सकते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट किए हैं. क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, सर्विस, उसके अलावा एटीएम सब कुछ यूज़ कर पाते हैं. तो टेक्नोलॉजी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन फ़ायदा बहुत है. हम अगर कहीं भी यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन एक जगह से दूसरे जगह को सामान भेजता है सेल करने के लिए, किसी चीज़ के लिए, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा, यू कैन चेक देयर, नीड नॉट टू गो टू योर बैंक, वेर एवर ऑन मोबाइल यू कैन चेक योर बिजनेस समरी, अकाउंट समरी. It is very easy to be job, any type of job and business has been done online. Okay, आगे देखेंगे सिचुएशन लाइक द करेंट पेंडेमिक जो अभी चल रहा था कोरोना कोविड-19 करेंट पेंडेमिक कोविड-19 के बारे में बोला. इट इज़ टेक्नोलॉजी अलोन विच हैज़ टू द रेस्क्यू. सब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण सब कुछ बचा, अदरवाइज कुछ भी ना बच पाता. और बिजनेस एंड द पीपल डिलीवर द सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड. सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण आज अभी भी हम लोग स्टैंड करें, अदरवाइज जिस प्रकार से कोविड हुआ था सब कुछ बंद कर दिया था ना. वर्ल्ड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, जो वर्क फोर्स वाला मैन पावर उसमें भी अलग है. डाइवर्सिटी इन इंग्लिश मीन्स वैरायटी है ना. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी. डाइवर्सिटी का है जो मेन मीनिंग है उसको मतलब ये होता है क्या, वैरायटी, अलग अलग लोग. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. निश्चित है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है. when there is a variety of the demographic, cultures and personal differences among the people who work there. अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं. मैनेजर हैव ऑल्सो चैलेंज इन द डीलिंग विद द डाइवर्स वर्कफोर्स. डाइवर्स वर्कफोर्स से डील करना मैनेजर का बहुत बड़ा चैलेंज होता है. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है. इंक्लूजन पॉलिसी ऑफ द कंपनीज मैंडेट हायरिंग वोमेन एंड. सबसे बड़ी बात, अभी तक तो सिर्फ था कि डाइवर्सिटी, लेकिन अभी जो है कंपनी में मैन वोमेन दोनों काम करते हैं, जिसके कारण अलग अलग पॉलिसी लानी पड़ती है. बॉयज़ मैन के लिए अलग पॉलिसी, वोमेन के लिए अलग पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है तो कंपनी को भी इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है. करेंटली अ गुड अमाउंट ऑफ अवेयरनेस ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों को, किस प्रकार से आप मतलब एकजुट रह सकते हैं. स्किल बेस्ड डाइवर्सिटी ख़त्म होना है कि सब एक बराबर है.
और ट्रेनिंग देना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ऑडिट्स, ये सब सारे क्या होते हैं, फॉलोड कंपनीज टू मैनेज द डाइवर्सिटी को मैनेज करने के सबको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, सबको इथिक्स बताना चाहिए, टिकट बताना चाहिए, सबको हमेशा कुछ ना कुछ लेक्चर्स चलती रहनी चाहिए। अगला इनोवेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर किसके लिए, तो मैनेजर के लिए। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन द क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ द इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद ही इनोवेशन आगे बढ़ा है। इनोवेशन का मतलब ये होता है विदेश से किसी ने हम इम्प्लीमेंट किया, नए नए चीज़ को बनाना, तो इनोवेशन कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन द क्रिटिकल ड्राइवर है किसका, इनोवेशन का। इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विस। इनोवेशन होता है क्या, नए गुड्स और सर्विस को अपने में इम्प्लीमेंट करना, लाना, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। कंपनीज आर फोर्स टू इनोवेट। कंपनी हमेशा अपने बंदे को फोर्स करते हैं आप कुछ नया इनोवेट कीजिए, टू ब्रिंग चेंजेज इन देयर गुड्स, अपने गुड्स और सर्विस को चेंज करने के नया कुछ लाइए, एंड स्टे इन द कंपटीशन, तभी तो हम कंपटीशन में, अदरवाइज पुराने रहेंगे तो पुराने में ही रह पाएंगे। दस इनोवेशन बिकम्स द की टू सेल द गुड्स और टू सेटिस्फाई द कस्टमर प्रेफरेंसेस। ये हमारा किसके अंदर आया, तो इनोवेशन के अंदर आया। कंसिडरिंग द सिचुएशन लाइक द पेंडेमिक, वे ऑल द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितने भी ट्रेडिशनल जाकर पहुंचाना, कुरियर, ये सब फैसिलिटी सब बंद हो गया था। कब, पेंडेमिक हमने बोला कोविड-19 के टाइम में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज बीन, अब किस में ट्रांसपोर्ट हो गया, टू अट्रैक्ट द बायर डायरेक्टली। अब डायरेक्टली कोई मीडिएटर नहीं उठाकर ले जाना, वहाँ समझाना, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन इसको कर बायर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स हैड टू बी इनोवेटेड टू रिमेन कम्पिटिटिव। अब ऑनलाइन हो गया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री पहले क्या करता था, सिर्फ मोबाइल के सिम कार्ड बनाते थे, नेटवर्क देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हमें भी कंपटीशन में, उन्होंने टेक्सटाइल में काम किया, स्टार्ट किया, एक्सपेंडेड टू एवरी सेक्टर, रिटेल में भी काम किया, पेट्रोकेमिकल ने काम किया, देखिए ना, पेट्रोल पंप है रिलायंस के नाम पर। डिजिटल में तो हमें पता ही है, फुटवेयर में भी रिलायंस आया, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग जियो, ये सब चीज़ में कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि नहीं भाई एक चीज़ से काम नहीं चले, हमें क्या वैरायटी लाना चाहिए, तब लोग हमारे कंपनी के प्रति अट्रैक्टिव हो गए। ओके, नया नया इनोवेशन किया गया, कह सकते हैं कंक्लूडली कि नए नए इन्वेंशन किए गए। अब हम देखेंगे इथिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस विद नो बॉर्डर्स। अब बॉर्डर नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इसी को होता है, बॉर्डर बचा नहीं, जहाँ भी कहीं भी चाहिए अब क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। दस अलाउइंग द बिजनेस टू ऑपरेट एनी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी आप कर सकते हैं। मैनेजिंग बिजनेस रिक्वायर द स्ट्रिक्ट अदरेंस टू बिजनेस इथिक्स ऑन द प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल पर हमें कुछ पर्टिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि जब विदेश में जा रहा है तो अपने अपने एथिक्स बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार से हम कर पाएंगे। 10 कंप्लायंस टू द एथिकल कोड ऑफ द कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिए गए बिजनेस में, ठीक है। बिकम अ कंसर्न ऑफ द ऑल मैनेजर। कुछ इथिक्स जो है कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारे WTO और ILO ये सब देते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के होते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे, इथिक्स एंड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं गवर्नेंस रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स द एक्सलेंस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। क्वालिटी होता है QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चेक किए जाते हैं। ये मैनेजर का बहुत बड़ा चैलेंज कर सकते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं देंगे तो हमारा सब कुछ प्रोडक्ट डाउन हो जाएगा। द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी हैव बीन ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर। आजकल क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड्स हो गया क्वालिटी का सब बदलता जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या है कि हमें कंपटीशन में रहने के लिए हमें अच्छे क्वालिटी देने पड़ेंगे। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कस्टमर सर्विसेज, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। ये सारे चीज़ अगर आप में हैं तो आपकी कंपनी बढ़ेगी। ये सब कुछ पता है, जो क्वालिटी कैसा होगा, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले रिलायबिलिटी होता है, किसी भी कस्टमर को आपको अगर भरोसा दिलाना है तो उसको रिलायबल कराना पड़ेगा। दूसरा कस्टमर सर्विसेज, कि कभी भी 24/7 आपने देखा 24/7 365 डे चलता रहेगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए कि भाई वो चीज़ सस्टेन करना है, जो आपने बोला वो चीज़ है आपके प्रोडक्ट में। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छा डायग्राम बनाना, अच्छा फ़ोटो बनाना, ये सब पर अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी तो होगा ही, क्वालिटी होगा तभी कस्टमर आपके पास आएंगे। स्टैंडर्ड, अपना एक कंपनी हेल्थ स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ेगा, कंपनी स्टैंडर्ड्स अपना होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी का हमने ये देख लिया। एग्जाम्पल, अ क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आजकल का फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ऑनलाइन मिलना, पहले कभी नहीं ऐसा होता था, सोचा भी नहीं होगा कि लोग ऐसा हो सकता है। विच आर ओरिजिनल, पहले कहते हैं नॉर्मल फ्रूट हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल का बुराई बताया गया कि इसमें यार
ऑर्गेनिकली नहीं है, इसमें केमिकल मिलाया जाता है जो हेल्थ को नुकसान होता है। इसको बढ़ाने के लिए क्या एक ऑर्गेनिकली ग्रोन लिखाया गया कि हमारा जो कंपनी है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑर्गेनिक तरीके से बनाता है, नेचुरली नॉट आर्टिफिशियल, वुड बी प्रिफर्ड एज द कस्टमर से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, नया इनोवेशन भी आया है ना। देन दोज ग्रोन विद द केमिकल से बोला कि हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं उगाया जाता है, फ्रोजन फ्रूट्स जो बैड हेल्थ होता है, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, वेलनेस एंड वेलबींग बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए क्या किया गया कि ऑर्गेनिकली ग्रोन, ये नया प्रकार का इनोवेशन किया गया। कॉस्ट देखा जाए, कंज्यूमर्स कंपेयर द कॉस्ट बिफोर मेकिंग अ परचेज। कुछ भी कस्टमर खरीदता है तो उसका पहले कंपेयर करता है कि यार ये क्या टाटा का जो साल्ट है सस्ता है, अदर का साल्ट महंगा, तो जस्ट ऑलवेज कंपेयरिंग। ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड अ वाइड चॉइस इन ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स को क्या है, अभी ऑनलाइन हो गया ग्लोबलाइजेशन, तो बहुत सारे उनको वैराइटीज हो गई, एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं, अगर वो अच्छा नहीं रहा दूसरा मंगा सकते हैं, अगर दूसरा सस्ता है तो उसे हम ले सकते हैं। तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं एक मायने रखता है कि किस प्रकार कॉस्ट रखा जाए कि कंपनी को भी नुकसान ना हो, साथ ही साथ कस्टमर को भी अच्छा लगे वो चीज़। इसके अलावा मैनेजिंग आया, द कॉस्ट रिक्वायर्स इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जितना कम वेस्ट करेंगे उस हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे, इसका मतलब हुआ कम वेस्ट कर किसी चीज़ को एफिशिएंट मैनेजमेंट देकर हम उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ऑल द सेम इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कम सर्विस। निश्चित है कि अगर हम वेस्ट को कम करते हैं, साथ में हम कॉस्ट को कम करते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी अच्छा देना है, ये सब चीज़ अगर हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में है, तो निश्चित है कि उसका प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट देखेंगे, 3 फैक्टर्स अबाउट द चेंज दैट इज़ एवरीवेयर। चेंजिंग बहुत होता है, खासकर प्राइवेट कंपनी में। इट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड द पेस ऑफ द चेंज इज एक्सपीरियंस्ड बाई एवरीवन इन द करेंट कंटेक्स्ट। Contemporary organization have to be welcome changes and evolves strategy to survive in the competition scenario। बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, अगर मैन पावर में हो, रिसोर्सेज में हो या प्रोडक्ट में हो। अगर हम चेंजिंग लाएंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपीयरेंस में, अगर हम कोई भी एक हल्दीराम का ही अगर कोई एग्जांपल ले लिया जाए, जो भुजिया है कुछ पैकेजिंग, आज पैकेजिंग लोग देख देख के बोर हो जाते हैं उसको, तो क्या करता है कि पैकेज चेंज कर देता है, तो पीपल जस्ट गेटिंग टू मच अट्रैक्टेड। पैकेजिंग को ऐसा बनाया जाता है, चेंज किया जाता है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। लोगों का भी सेम है, अगर एक कंपनी में एक आदमी ज़्यादा दिन तक काम कर लेता है तो उससे क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसको चेंजिंग होना जरूरी है। तो चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस प्रकार, जिससे कंपनी को नुकसान ना सिर्फ फ़ायदा हो। फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी कॉस्ट, फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी कॉस्ट एंड कम्पिटिटिव है प्रोवोक चेंज मैनेजमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, ये सब कुछ जैसे टेक्नोलॉजी नया आया उसके अनुसार से हमें चेंजिंग लाना पड़ेगा, कॉस्ट है तो उसके अनुसार से चेंजिंग, कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जिसके कारण क्या होता है कि हमें चेंज लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल द चेंज इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट एरिया, सो द फास्ट द इंडिविजुअल हैव नो चॉइस टू लर्न थ्रू द इंटरनेट लर्निंग एंड अदर ऑनलाइन मोड्स विलिंगली इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट। चेंजिंग कैसे नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कि हम पुराने तरीके से ओल्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं तो हमें अट्रैक्ट होंगे नहीं। जैसे आज भी मैं बोर्ड लेकर पढ़ाता था तो ज़्यादा वीडियोज़ व्यू आज भी जो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं बता, नो वेरिएबल्स इन फ्यूचर इट विल बी गोन वेरी अप, नो इशू, जस्ट आई विल कीप लेवर हार्ड। क्या होता है कि जैसे ही हम टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि चेंजिंग आया, चेंज जैसे लोग लाएँ उसी तरह हम चेंजिंग लाएंगे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। कंधे से कंधे साथ मिलाकर चलना है, सेम यहाँ पर फॉलो होता है। अगर हमें बदलाव चाहिए, लोग बदल रहे तो हमें भी बदलना जरूरी है। तो मैनेजर होने का हमने सारा तरीका बता दिया कि इंट्रोडक्शन, ये मैनेज काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैनेजमेंट चलाया जा सकता है, मैनेजर का क्या क्या काम है। बहुत सारे मतलब काम करने पड़ेंगे, साथ में बहुत सारे चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पूरे वर्क फोर्सेस का आप हेड बन के रहिएगा, तो आपके पास थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमांडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो कैसा आपको लग रहा है हमारा वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लग रहा है, नीड नॉट टू बी, यू विल से टू मी इन कमेंट बॉक्स कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आई विल श्योरली इंप्रूव इन दैट। मैं इंग्लिश हिंदी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ मिला कर, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम भी लोग हैं, इंग्लिश मीडियम में भी लोग हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई टू बी कम्प्लीट द चैप्टर्स। पूरा MBA में पढ़ाऊँगा, एक एक कर पूरा चैप्टर को कम्प्लीट करूँगा। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।